राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हमारी इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में कल हमने बैंकिंग पढ़ा था। पूरा बैंकिंग मैंने आपको कल की क्लास में कवर करके दिया। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आएगा आप उसे अब कर लोगे। आज इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास होगी और इसमें हम वो चीज पढ़ेंगे जो आज तक हमारी कभी समझ नहीं आई और जो डायरेक्ट एग्जामों में आती है और हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। हम जीडीपी देखेंगे, हम जीएनपी देखेंगे, हम एनएनपी देखेंगे, हम नेशनल इनकम देखेंगे, हम एफडीआई देखेंगे, एफआईआई देखेंगे और जो योजनाएं हैं कुछ जो डायरेक्ट एग्जामों में अभी आई हैं लेखपाल में या फिर आपके जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें आई हैं, वो मैं यहाँ कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं या आप कभी लेखपाल वगैरह दोगे तो वहां आ जाएंगी ये योजनाएं और इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। डायरेक्ट रेलवे के एग्जामों में भी वो पूछी गई हैं, एसएससी जीडी वगैरह में। तो शुरू करते हैं। जीडीपी से हम शुरू करेंगे। जीडीपी इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं ये चीजें आपके लिए कवर करूंगा। जो इंग्लिश में पढ़े हैं वो आराम से इस चीज को फिर समझ लेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ लेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में हम बात करें तो ग्रॉस का मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? जीडीपी डायरेक्ट पेपरों में जब पूछी जाती है जीडीपी की थ्योरी दे दी होगी और नीचे पूछेगा कि इसे क्या कहेंगे, तो वो हम देखते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है। किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जो उनका मूल्य है वस्तुओं का, वो कहलाता है हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब जैसे हम कवर करें, इंडिया को ले, मैप बना लो यहां इंडिया का। ये हमारा भारत है। ठीक। अब भारत के सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहला रहा है जीडीपी। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें भारत के नागरिक भी होंगे। भारत के नागरिकों की आय हम इसमें लेंगे और किसकी लेंगे? विदेशी 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 व्यक्ति जो भारत में काम करके आय जनरेट कर रहे हैं, हम उसको भी इसमें लेंगे। जो भारत में रहकर आय जनरेट हो रही है विदेशियों के द्वारा, हम उसे भी इसमें लेंगे और भारत के नागरिकों की आय को भी हम इसमें लेंगे। हमारे भारत की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य है हमारा जीडीपी। कौन कौन हमने इसमें लिया? भारतीय नागरिकों द्वारा देश की सीमा के भीतर उत्पादित आय भी जीडीपी में काउंट होगी और विदेशी व्यक्तियों द्वारा देश की सीमा के भीतर उत्पादित आय भी इसमें शामिल होगी। तो इन चीजों से मिलकर बनी है हमारी जीडीपी। एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश की सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित कर रहे हैं उनका मौद्रिक मूल्य ही कहला रहा है हमारा जीडीपी। इस मैप से खूब अच्छी तरह से समझ आ गया, ये भारत की सीमा है। भारत की सीमा के अंदर भारत के नागरिकों द्वारा या कोई विदेशी नागरिक द्वारा अगर कोई आय जनरेट हो रही है तो वो हमारी जीडीपी के अंदर आएगी। भारत की सीमा के अंदर मतलब देश की सीमा के अंदर अगर कुछ होगा तो वो हमारा आएगा जीडीपी में। यही होता है
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे आसान भाषा में मैंने ये चीज आपको यहां बताई। अब जीडीपी के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्या, जीएनपी। जीएनपी इसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यही समझना है बहुत अच्छे से, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये था डोमेस्टिक, मतलब घरेलू, देश की सीमा के भीतर की बात थी इसमें जीडीपी में। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र की बात इसमें अगर अब हो रही है तो जीएनपी बराबर होता है हमारा जीडीपी, देश की सीमा के भीतर। अगर हम जीडीपी में से जो विदेशी हमारे यहां आय प्राप्त कर रहे हैं उसको हटा दें, विदेशी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय, इसको घटा दें, प्लस जो भारत के लोग विदेशों में आय प्राप्त कर रहे हैं उसको जोड़ दें। विदेशों में भारतीय व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय, प्राप्त आय। जीएनपी होता है जीडीपी, मतलब भारत की सीमा के अंदर भारतीय व्यक्तियों द्वारा और विदेशी व्यक्तियों द्वारा जो प्राप्त आय हो रही थी वो जीडीपी थी। अगर उस जीडीपी में से हम विदेशी व्यक्ति जो भारत की सीमा के अंदर आय प्राप्त कर रहे थे उसको घटा दें, प्लस विदेशों में भारतीय व्यक्ति जो आय प्राप्त कर रहे हैं उसको जोड़ दें, तो हमारा आ जाएगा जीएनपी। जीडीपी में जो विदेशियों द्वारा आय प्राप्त हो रही थी भारत में उसको हम इसमें से घटा देंगे जीडीपी में से, भारत के लोग जो विदेशों में आय प्राप्त कर रहे हैं उसे हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारी जीएनपी निकल आएगी, नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल आएगा, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में से जो भारत में विदेशी व्यक्ति आय प्राप्त कर रहे थे अगर हम उसे घटा दें, प्लस भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी तो कुछ आय प्राप्त कर रहे होंगे वहां, उसको हम जोड़ दें तो हमारा जीएनपी आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम इसे देखेंगे एनएनपी को। एनएनपी क्या है, एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। ये क्या होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी बराबर होगा हमारा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, या हम इसे बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन। जीएनपी माइनस के मूल्यह्रास या जीएनपी माइनस के डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में अगर बोले तो ये आ गया हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, जीडीपी में से जो भारत में विदेशी व्यक्ति प्राप्त कर रहे थे आय हमने वो घटाई थी, प्लस विदेशों में भारतीय व्यक्ति जो आय प्राप्त कर रहे थे हमने वो जोड़ी थी, तब हमारा निकला था नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम उस नेट तब हमारा निकला था जीएनपी। अब हमें निकालना है एनएनपी, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है कि जीएनपी जो हमारा आया, जीडीपी में से विदेशियों की आय हमने घटा दी, विदेशों में भारत जो वाले जो प्राप्त कर रहे थे वो हमने जोड़ दी, तो हमारा निकला था जीएनपी। अगर हम उस जीएनपी में से मूल्यह्रास मतलब समय के साथ जो वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी आई है उसे अगर हम हटा दें तो हमारा निकलेगा एनएनपी।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों। जीडीपी थ्योरी के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, जीएनपी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, एनएनपी ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे लिखा होगा एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर आपका दे देगा वो जीडीपी प्लस जीएनपी, ऐसे करके चार ऑप्शन बना देगा। तो हमें वहां जो एनएनपी होगा वो होगा हमारा जीएनपी में से हम जो वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी आई है समय के साथ, वो है हमारा मूल्यह्रास, और उसे घटा देंगे हम अगर जीएनपी में से, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। और यही नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, एनआई, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमारी किसके बराबर हुई? एनएनपी के। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। डायरेक्ट आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, तो वो एनएनपी लिख देगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहां। तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो ही हमारा एनएनपी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है। किस पर निकाला जाता है एनएनपी? फैक्टर कॉस्ट पर। बहुत पूछा जाता है, बहुत। फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य पर। जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं सब लागत मूल्य पर है। फैक्टर कॉस्ट पर हम एनएनपी निकालते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आता है, राष्ट्रीय आय। मुझे लग रहा है कि बहुत आसान तरीके से आपने अब चीजें यहां पूरी समझ ली। ठीक। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किसने करी थी? सबसे पहले किसने करी थी राष्ट्रीय आय की गणना? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना करी थी भारत में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पेपरों में आने वाला क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन बताओगे कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो बुक एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन आया, कब पब्लिश हुई थी? आपको डेट मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले करी थी इंडिया में। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन का नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाली थी। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो संगठन बनाया गया है वो है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपरों में आता है कि राष्ट्रीय आय कौन सा संगठन निकालता है, तो वो है सीएसओ। ठीक है। जीडीपी भी सीएसओ ही निकालता है। ठीक। अब बात करते हैं हम प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में अगर हम जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारी क्या निकल आएगी? प्रति व्यक्ति आय। अगर हम राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर हम राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमारी निकल आती है। अब जो डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट कोई भी एग्जाम दोगे वहां ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब एग्जाम 2-3 एक डेढ़ महीने चलेगा तो वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है कि जीडीपी, जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान है? जीडीपी में जो हमारा स्थान है वो है इस टाइम वर्ल्ड में 5वां। हमसे ऊपर कौन है? अमेरिका हमसे ऊपर है। पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है आपका जापान, चौथे पर है आपका जर्मनी और 5वें पर है हमारा भारत। जीडीपी में हम इस टाइम 5वें नंबर पर है और 6ठे नंबर पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन।
ठीक है, जीडीपी में जो स्थान है हमारा 5वां स्थान है इस टाइम जीडीपी में। ठीक, क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनेगा पेपर में वो ये बनता है आजकल एक और, कि भारत व्यापार किसके साथ सबसे ज्यादा कर रहा है। 2023-24 में अगर भारत ने व्यापार किसी के साथ सबसे ज्यादा किया है व्यापार, तो वो किया है अमेरिका के साथ। 118 अरब डॉलर के आसपास व्यापार किया है भारत ने अमेरिका के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, अब बात आती है कि जीडीपी में योगदान किस किसका कितना है। जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान भारत में 3 क्षेत्र बनाए गए हैं। एक वो है सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे पे है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन एसएससी जीडी में डायरेक्ट मिला होगा, एसएससी जीडी वगैरह में, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में डायरेक्ट देखोगे ये क्वेश्चन। जीडीपी में योगदान के हिसाब से कौन सा क्षेत्र कितना है। तृतीय क्षेत्र में आती है हमारी सेवाएं, जो भारत में रह के जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र की सेवाएं दे रही हैं, तो तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं और इनका योगदान है जीडीपी में 53% के आसपास। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं हमारे उद्योग और इनका योगदान है जीडीपी में 30%। प्राथमिक क्षेत्र में आती है हमारी कृषि, मत्स्य पालन, खनन, इसका जीडीपी में योगदान है 17%। तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है, तो वो है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है। जो सेवाएं हमारा इंडियन गवर्नमेंट दे रही है अपने यहाँ से, उनका योगदान हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा है। द्वितीय क्षेत्र का दूसरे नंबर पे और प्राथमिक क्षेत्र का तीसरे नंबर पे योगदान है हमारी जीडीपी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा डाटा उतार लेना। जीडी वगैरह देने जाओगे तो ये परसेंटेज डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जीडीपी में सेवा तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जीडीपी हमने देख लिया, जीएनपी देख लिया, एनएनपी देख लिया, एनआई देख लिया। आप देखेंगे एफडीआई। एफडीआई क्या है? एफडीआई को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है एफडीआई? एफडीआई का मतलब है विदेशी कंपनियां भारत में आके, जैसे मान लो कोई विदेशी है, विदेशी ने भारत में आकर कोई कंपनी लगाई, कंपनी, किसी विदेशी व्यक्ति ने भारत में आके कंपनी लगा दी, या किसी के सहयोग से भारत में एक कंपनी लगा दी। जैसे मान लो कि 90% हिस्सा मैंने दे दिया, 10% तुम दे दो। ऐसे करके जो कंपनियां या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, वो होता है एफडीआई। और एफडीआई को अच्छा माना जाता है, अच्छा पेपर में पूछा जाता है। दो है ये, एफडीआई और एफआईआई। एफआईआई जो है इसमें ज्यादा रिस्क है, एफडीआई ये बढ़िया है, इसमें नो रिस्क है। मान लो कोई विदेशी हमारे यहाँ आया, तो विदेशी ने आपके यहाँ हमारे यहाँ कंपनी लगाई, तो वो कंपनी हमारे यहाँ निवेश करेगी, बहुत टाइम पीरियड तक वो चीजें हमारे यहाँ चलेंगी, हमारे यहाँ जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो एफडीआई हमारा अच्छा है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आके कंपनी लगा दे या हमारे देश के लोगों के साथ आके कंपनी में हिस्सेदारी कर ले, तो ये है एफडीआई। एकदम नॉर्मल भाषा में जो मैंने सीखा है, कोई किताबी भाषा इसमें मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, अब एफआईआई क्या है, और जो आजकल पेपर में क्वेश्चन आ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि एफडीआई में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सा देश कर रहा है, वो है सिंगापुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये शायद एनटीपीसी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में या रेलवे के किसी एग्जाम में, ये मैं इसे खुद करके आया हूं कि किस देश का एफडीआई में सबसे ज्यादा योगदान है,
तो वो है सिंगापुर का, भारत में। ठीक है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं FII, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि विदेशी लोग हमारे यहां शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में, मतलब शेयर खरीदते हैं, शेयर। विदेशी लोग इसमें क्या करते हैं, हमारे यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लिए उन्होंने, तो ये होता है FII। इसमें क्या है, ये FII ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें रिस्क होता है ज्यादा। क्यों? मान लो कि किसी ने हमारे यहाँ शेयर खरीदे, हो सकता है कल ही शेयर बेच दिए, तो जो पैसा आया वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है FII में। FDI में जो पैसा आया वो लॉन्ग टर्म के रहेगा हमारे यहाँ, लेकिन FII में जो पैसा है वो कम टर्म के लिए रहेगा, तो इससे हमारी जो GDP है उसके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता FII। ठीक है, पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी निवेश है, तो FDI अच्छा निवेश है। FII उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें शेयर मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं और उन शेयरों को विदेशी जो भी खरीद रहे हैं वो कभी भी बेच सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आता है। तो ये है FII और FDI में अंतर। हो सकता है आज से पहले आपको इतना ना पता हो कि FII और FDI में अंतर है क्या। बिल्कुल शॉर्ट भाषा में जो मैंने सीखा है और जो क्वेश्चंस जिस तरीके से इस पे बन सकता है मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से शेयर मार्केट में निवेश को क्या कहा जाएगा, FDI या FII, तो हम क्या कहेंगे FII। वो पूछेगा कि कंपनियों में निवेश, जो डायरेक्ट हम निवेश कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, तो FDI। ठीक है, अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जिसे हम बोलते थे इन्फ्लेशन या महंगाई। मैंने आपको बताया था कि महंगाई कब बढ़ेगी, जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, एक ही चीज को खरीदने के लिए 10 आदमी जाएंगे तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो इसी पे एक आता है फिलिप्स वक्र। पेपरों में डायरेक्ट आप देखे होंगे फिलिप्स वक्र क्या है। इसमें फिलिप्स जो एक इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने कहा कि जो मुद्रास्फीति है ना, मुद्रास्फीति ये प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, बेरोजगारी के। मुद्रास्फीति बेरोजगारी के प्रोपोर्शनल टू होती है। क्यों? देखो, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आया, लोगों ने चीजें खरीदना शुरू कर दी। चीजें खरीदना शुरू करेंगे ज्यादा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। भाई जो चीज 1 रुपए की जा रही थी वो 2 रुपए की जाएगी जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। कंपनी को जब बेनिफिट होगा तो कंपनी और अपने प्रोडक्शन करेगी और अपनी दूसरी ब्रांच बढ़ाएगी, दूसरी ब्रांच बढ़ाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुद्रास्फीति प्रोपोर्शनल टू होती है बेरोजगारी के। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम, बेरोजगारी कम। क्यों? क्योंकि जब पैसा कंपनी के पास जाएगा, जैसे हमने गाड़ी खरीदी, हमने उसके लिए पैसा दिया, वो फिर अपनी एक और वहीं दूसरा शोरूम खोल लेगा, दूसरा शोरूम खोल लेगा तो वहां लोगों की जरूरत होगी काम करने के लिए, वर्करों की जरूरत होगी, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। अगर मुद्रास्फीति कम होगी, मतलब अगर मंदी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये कहता है फिलिप्स वक्र, ये डायरेक्ट पेपरों में आता है और ये SSC GD रेलवे NTPC सब में पूछा गया है फिलिप्स वक्र कि फिलिप्स वक्र क्या है। तो ये मुद्रास्फीति, इसमें बेरोजगारी की प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, अब आगे
तो ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफडीआई और एफआईआई के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। अब हम कुछ योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो योजनाएं देख लेते हैं जो डायरेक्ट अभी लेखपाल और लोअर पीसीएस के पेपर में पूछी गई। तो पहली योजना, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और एसएससी जीडीवीडी के आप अगर सेट लगा रहे होंगे या दिल्ली पुलिस के, तो आपको एग्जाम्पल और आरडब्ल्यू पे देखने को मिल भी रही होंगी, और हो सकता है कि आपने पहले ना देखी हो। तो ये है पहली योजना, हम देखेंगे पुरा योजना। पुरा योजना 2004 में ये योजना आई। पुरा फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। पुरा की फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पुरा योजना। ये लोअर पीसीएस में पूछी गई है, यूपी ट्रिपल एससी ने ये पूछी थी। जब यूपी ट्रिपल एससी ने पूछी है तो आप लेखपाल वगैरह देंगे तो हो सकता है वहां भी पूछी गई, और लेखपाल में शायद ये आई भी थी इस बार, लेखपाल में भी ये आई थी। ठीक है, तो हो सकता है यूपी पुलिस में आ जाए। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, क्या कहेंगे हम? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का पूरा उद्देश्य था। अब आप बताना कि इस टाइम पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताओ 2004 में कौन राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ। तो पुरा योजना पेपर में लेखपाल में यही थ्योरी आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो वो है पुरा योजना, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक, अब पुरा के बाद जो दूसरी योजना है और इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे एक योजना ट्राइसेम। ट्राइसेम ट्राइसेम योजना 1979 1979 में ये योजना चली, ट्राइसेम योजना। क्या था इसमें ट्राइसेम योजना में? इसकी पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे ट्राइसेम की। ट्राइसेम की फुल फॉर्म है आपकी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये ट्राइसेम की फुल फॉर्म है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब 1979 में चली, और इसमें 18 से 30 साल तक के 18 से 35 साल तक के युवाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में के युवाओं को कौशल तकनीकी का ज्ञान देना था, ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे वो अपने लिए रोजगार ढूंढ सके। तो ये उद्देश्य था ट्राइसेम का। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में आई। डेट पूछी जाती है, पूछा जाता है कि ट्राइसेम योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए ये योजना चली थी, जो 18 से 35 साल के युवा थे उनके लिए, और उन्हें कौशल टेक्नोलॉजी सिखाई गई थी उनके खुद के रोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की वैकेंसी पता लग रही है कि 4700 के, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे सब बता रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना है बहुत। एसएससी जीडीवीडी दोगे तो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे वहां। ट्राइसेम के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चला था? 2005 में चला था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एनआरएचएम ऐसे लिखते हैं खाली कि एनआरएचएम कब शुरू हुआ, तो 2005 में। एनआरएचएम के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार चुनाव में मेन मुद्दा रहा था ये, और हो सकता है कि यूपी पुलिस में या रेलवे में या कहीं भी दिल्ली पुलिस में आपको देखने को मिले, पेपर सेटों में तो आप जरूर देख ही रहे होंगे। 12 सितंबर 2013 को ये शुरू हुआ था, 12 सितंबर 2013 में शुरू हुआ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 किलो गेहूं और चावल जो मिलते हैं वो यही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। RWA या एग्जाम बोर्ड पर ढंग से पेपर सेट लगाए होंगे तो जरूर देखने को मिले होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत आता है ये पेपर सेटों में, किसान क्रेडिट कार्ड, वो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसान क्रेडिट कार्ड। कब शुरुआत हुई? 1998 में शुरू हुआ किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड में? किसानों के लिए ऋण दिया जाता है, किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब ऋण कौन कौन ऋण उपलब्ध कराता है, किस किस की इसमें भागीदारी है, तो जो इसमें भागीदारी है ये पूछी जाती है पेपरों में बहुत ज्यादा। तो इसमें जो भागीदारी है वो 3 की है, एक तो केंद्र सरकार की है, दूसरा आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और तीसरी नाबार्ड की, नाबार्ड। इन तीनों की भागीदारी है किसान क्रेडिट कार्ड में, जिसमें 3 साल के लिए ये वैलिड है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 1998 में केसीसी की शुरुआत हुई। डायरेक्ट आता है पेपरों में कि किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ? 1998। एक योजना और है जो रोजगार से संबंधित है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में शुरू हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में शुरू हुई थी। इसे सिंपल फॉर्म में बोलते हैं SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने आपको कराए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आप यहाँ से देखोगे। और 3 क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, अब बस 1 क्लास और इकोनॉमिक्स में हमारी होगी, जिसमें हम बजट देखेंगे क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, और हम देखेंगे शेयर मार्केट के सेबी क्या है, कैसे कैसे सेबी चीजों को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं बचेगा आपको। मुझे लगा 5 क्लास होंगी, लेकिन 4 क्लासों में ही हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और कल 14 तारीख है, कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है। चीजें अच्छी लगे, अच्छे से पढ़ो, मेहनत बहुत होती है क्लास बनाने में, चीजें कम से कम 1 घंटे तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि चीजों को सेटअप कैसे करना है, मतलब जो आसानी से आसान तरीके में समझ आए उस हिसाब से कैसे लगाना है। जैसे जीडीपी के बाद जीएनपी के बाद एनएनपी के बाद एनआई, तो ऐसे एकदम सीक्वेंस के वे में हमें कैसे समझाना है, क्या चीजें करनी है। तो एक नॉर्मल वे में जो किताबी नॉलेज हम ना लेके एक सिंपल भाषा की नॉलेज लें, वो मैं आपके सामने लाया। पहली बार मैंने इकोनॉमिक्स किसी को पढ़ाई है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पढ़ाई है। ना तो मैं कभी कोई प्रैक्टिस करता हूँ डायरेक्ट, ना जी पहले एक बार खुद वीडियो बना के देखी फिर डाला। जो भी है एकदम एक बार वीडियो बनती है और उसके बाद तुरंत वो अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। बताना क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।